हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और उसी में हम लोग आपका पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास की बात हम लोग कर रहे थे कि आपका विलेज डेवलपमेंट क्या है। इसी के हम लोग आपका गौर करके एक एक करके हम लोग सारे को देख रहे थे। एक लेक्चर इसमें हो चुका है, एक लेक्चर हम लोग इसमें कंटिन्यू कर चुके हैं और हम इसके परिचय को पढ़ चुके हैं। ग्रामीण विकास क्या है उसकी पूरी थियोरी को पढ़ चुके हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन की क्या व्यवस्था है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी को हम लोग देख चुके हैं। एक निर्धन महिलाओं के बैंकों के विषय में पढ़ा कि ये बैंक क्या है, ये काम भी करती हैं कि नहीं करती हैं, कैसे कुछ है, इसके विषय में हम लोग आपका देख चुके हैं। और फिर हमने साख के साथ साथ हमने जो विपणन की बात हमने कही थी, हमने विपणन की बात को भी बहुत गौर करके देखा कि विपणन की व्यवस्था क्या थी। तो विपणन की व्यवस्था को हम लोग आपका इसमें देख चुके हैं, ठीक। और हमने इसमें बात की कि आखिर में विपणन में क्या था, कैसे नियमित मंडियां अनाज को खरीदती हैं, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उसके लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास करने की कोशिश करी और सरकार कैसे कह रही है कि निजी मंडियों को बढ़ावा दिया जाए और किसान और उपभोक्ताओं के बीच का सीधे संवाद को जारी करा जाए ताकि जो बीच के मीडिएटर हैं उनको कम करा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक आज़ादी के इतने साल के बीच भी हम लोग मीडिएटर को खत्म नहीं कर पाए हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे भंडारित कर सकते हैं, क्या साहूकार में कर सकते हैं, इतने विषय पर हम लोगों ने बात कर लिया था। फिलहाल हमें इससे आगे बढ़ना है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हर बार की तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल के लेक्चर में अगर कोई आपको डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कोई ऐसा बिंदु जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, लाइव जुड़कर अपने क्वेश्चन की अपनी क्वेरी मेरे को बता सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चल जाएंगे। आपके पास 30 सेकंड है, आप इसको देख लीजिए और आप इसको पता कर लीजिए। देख लीजिए बच्चों। आगे बढ़े। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन की व्यवस्था को अनेक में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का वैश्वीकरण होने की शर्तों में इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है। यानी कि अगर हम कृषि का व्यवसायीकरण करें और इसमें अगर किसानों की मदद ना हो, इसमें आपकी राय क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का दो प्रभाव। यार जो वैकल्पिक आपके हमारे पास माध्यम बने हुए हैं जिनके हम चीजों को खरीदते बेचते हैं, उनसे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उन दुष्प्रभाव के विषय में हम लोग गौर करके देखते हैं। अब यह बात सभी अनुभव कर सकते हैं, यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे में हटपासर मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडी, तमिलनाडु में उझावर मंडी, कृषि बाजार इस प्रकार के विकसित हो रहे हैं। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम से कुछ उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी अब किसानों के साथ और कृषि उत्पाद को खेती यानी कि फल सब्जी के उत्पादन के लिए अनुबंध कर रही है। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपका फूड, आपका पैकेजिंग बनाती हैं। वो कंपनी अब क्या कर रही है, सीधे जो है वह किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आपका जितना भी फसल होगा हम लोग उसको ले लेंगे और उसी फसल के साथ हम पूरे चीज़ों को अपनी पैकेजिंग वैकेजिंग जैसे भी करना है हम उनको कर लेंगे। खास कर जो फास्ट फूड वाली कंपनियां हैं वो इस चीज़ पर थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा अपना ध्यान दे रही है। क्लियर है। इससे क्या हो रहा है,
ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगतें उपलब्ध कराती हैं। हाई क्वालिटी का बीज दे रही हैं और साथ में वो सारी चीजें, आगत का मतलब होता है उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे टेक्नोलॉजी होगी, पैसा हो गया, यंत्र हो गए, सिंचाई सुविधा होगी, आपका ऋण है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये उपलब्ध करा रही है। इन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल देखने का आश्वासन भी देती है। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं किसानों की कीमत विषयक आकांक्षाओं के जोखिम का निवारण करेंगी। साथ ही इससे कृषि पदार्थों के बाजार का भी विस्तार होगा। इस प्रकार कृषि की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी। 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के 3 कानून पारित किए। किसानों के कुछ वर्गों ने इसे सुधार का समर्थन करते हैं, इन्हीं ने बाकी ने आपका किसान विरोध कहते हैं। इन्हीं कृत्यों पर बहस चली और इन कानूनों को इकट्ठा करके कक्षाओं में बात करिए। अब एक सुधार आया था 2022 में, भारतीय की संसद ने वहां कृषि विपणन सुधारने के लिए 3 कानून लेके आई थी और आप जानते हैं इन 3 कानूनों के ऊपर बड़ी बहस हुई। और आप देखेंगे जो भारतीय किसान है उसने क्या किया था कि इसने बहुत 1.5 साल तक बाप का प्रदर्शन करा और अंततः इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। आप इसके विषय में पढ़ चुके हैं। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों की उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। पहला क्या है कि जिस तरह से आप अपनी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं उनका जो पैटर्न है आप उनको चेंज कर देते हैं। दूसरा है आपका लेबर पावर की, यानी कि श्रम शक्ति की खेतों से हटाकर अन्य संबंधित जैसे पशुपालन, मुर्गी मत्स्य पालन क्षेत्र यानी कि गैर कृषि क्षेत्र में लगना। एक दूसरा चेंज है कि आप नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लग जाइए। ये आपका विविधीकरण की क्या है, आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका काम कमाना बहुत जोखिम है। देखिए कह रहे हैं कि अगर आप सिंपल सोचें कि एग्रीकल्चर के दम पर ही आपका जो पालन पोषण है, जीवन याचिका चल सकती है, तो ये बड़ा सहज मुद्दा नहीं है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ दूसरा और साथ में करना होगा ताकि हम विविधतापूर्ण आपकी चीजों को कर पाएं, कृषि कर पाएं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप मुर्गा पालन, पशुपालन, सुअर पालन, कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ये जैसे चीजें हैं जो आपके खास करके और कल्चर हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि आजीविका हमारी जोखिमपूर्ण ना रहे और हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हो जाएं। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने के में सफल हो पाएंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादकता और वैकल्पिक धारणीय जीविका के अवसर के उपलब्ध हो पाएंगे। देश में अधिकांश कृषक रोजगार खरीफ की फसल में से आपका जुड़ता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होती उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार सुलभ हो जाते हैं। अतः अन्य प्रकार की उत्पादकता और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाने, गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थिति का सामना करने में सामर्थ्यवान पाएंगे। अतः जरूर संबंध गतिविधि, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोत के विकास पर को ध्यान देंगे। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में इनके नए धारणीय आजीविका विकल्प के रूप में विकसित हो रहे हैं। कह रहे कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आजीविका के सेक्टर में क्या हो रहे हैं, नए आपके डेवलप हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आपका महसूस कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग जो है आपका देख सकते हैं। ठीक, कि आखिरकार ये सेक्टर जो हैं वो क्या है, किस तरीके से हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र पर तो हम पहले ही बहुत बोझ है। अब बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर की आवश्यकता है। अब देखिए एग्रीकल्चर पे तो पहले ही लोड है। एक जगह अगर एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो वहां 4 कर रहे हैं। चक्रीय बेरोजगारी भारत में बनी हुई है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में है। अब कह रहे हैं कि हमको दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए लेबर पावर के लिए। अब वो ऑप्शन अगर हमको दिखाई भी दे रहा है तो वो कहाँ मिल रहा है, नॉन एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट का चीजें हैं हमें उनको गौर करना चाहिए। तो गैर कृषि अर्थतंत्र के अनेक घटक हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशीलता संबंध होते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंध की संभावना है, किंतु अनेक घटकों तो निम्न उत्पादक वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उत्पादकताओं में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चरम उद्योग तथा पर्यटन आदि शामिल हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान है पर
जिनके लिए संरचनात्मक सुविधा तथा अन्य सहायक कार्यों पर नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योग को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कला, हस्तकरागार आदि। यदि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं तो पुरुष गैर कृषि की रोजगार की तलाश में, किंतु हाल ही के वर्षों में ग्रामीण महिलाओं ने भी कृषि कार्य की ओर अग्रसर होने लगी हैं। क्या होने लगी हैं? कृषि कार्य की ओर अग्रसर होने लगी हैं। ठीक, तो इतना एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम उसके बाद पशुपालन पर चलेंगे। तो एग्रीकल्चर का जितना भी सेक्टर है, कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस है, क्या वर्किंग है, कैसे आजीविका की चीजें सफल बना रहे हैं, इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए बात कर रहे हैं पशुपालन की। भारत के किसान समुदाय प्राय मिश्रित पशुपालन में पशुधन की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। देखिए, भारत में जो है लोग, जितने भी लोग हैं, अपनी कृषि के साथ हमारे पशु पालने की जो परंपरा है वो आपका प्राचीन है। और मैं कहूंगा कि हमारे कृषि के साथ ही कुछ समय के बाद ही क्या हो गया था, आपका पशुपालन शुरू हो गया था। चाहे आप आरंभिक मानव को देखिए, चाहे वर्तमान में देखिए, जितने भी लोग आपका कृषि करते हैं वो कृषि के साथ पैरेलल अगर कुछ करते हैं तो आपका पशुपालन, यानी कि वो जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, ताकि उनसे दूध प्राप्त हो, और दूध के जो आपके प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट, उनको वो यूज भी करते हैं, दूध को वो सेल आउट भी करते हैं, यानी कि बेचते भी हैं, जो एक आजीविका का एक मुख्य साधन है। और कृषि के साथ हर अधिकतर 95%, 99% लोग इस तरह के वर्किंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। मिश्रित कृषि पशुधन का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, बत्तख आदि का बहुआदाद में पाली जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार में आय में अधिक स्थिरता आती है। खास ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार के अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोधक के बिना ही प्राप्त हो सकती है। कह रहे कि बहुत सारी चीजें हैं जो खाद्यान्न को लेकर हैं, अन्य चीजों को लेकर हैं, पोषण की चीज हैं और फूड सिक्योरिटी की चीजें हैं, जो क्या होती हैं, बड़ी ही सुलभ चीजों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आज पशुपालन क्षेत्र के 7 करोड़ छोटे व सीमांत भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका कमाने का वैकल्पिक साधन सुलभ कर रहा है। यानी कि देश में 7 करोड़ ऐसी फैमिली हैं, आपको देखोगे, जो क्या कर रहा है, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन सीमांत किसान हैं, यही ऐसा क्षेत्र है जो लोगों के क्या कर रहा है, जीवन को क्या कर रहा है, सुलभ कमा रहा है। इस क्षेत्र में महिला भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही है। चार्ट 6.1 को भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा भाग 58% तो मुर्गा पालन का है। अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े भी आते हैं। विभिन्न निम्न स्तर के खच्चर टट्टुओं का भी है। 2019 में भारत में 303 आपके मिलियन क्या थे, आपके मवेशी थे। उनमें से 110 मिलियन भैंसें थी। पिछले 3 दशकों में भारत में डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दूध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया। मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़। एक देखिए, आपकी क्रांति हुई थी, दूध क्रांति, हम उसको जानते हैं। वर्गीस कुरियन भारत में थे और इनको हम जानते हैं ऑपरेशन फ्लड चला था ताकि दूध की कमी ना हो। इसके अंतर्गत सभी किसान अपनी विक्रय योग्य दूध एकत्र करके उनकी गुणवत्ता के अनुसार उसको प्रसंस्करण करके फिर उनको शहरी केंद्रों में सहकारिता के माध्यम से भेजा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि गुजरात प्रदेश में सहकारिता और प्रदेश की विलक्षण, यानी कि आंचल डेयरी की जो हमने बात करी थी, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक, विकसित किए जा रहे हैं। देश में अन्य प्रांतों में उसी प्रकार का अनुसरण करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि के उत्पादन के लिए भी विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहकारिता उत्पादन सिद्ध हो रहा है। अब देखिए, और चीज के लिए भी लाभदायक है। सबसे पहले देखिए, पशुपालन में किसका कितना परसेंट है। देखिए, गाय भैंस जो है हम लोग 22% पाले, मुर्गा पालन सबसे ज्यादा है, सुअर 1% है, बकरी और भेड़ जो है आपका लगभग 16% की इनकी पार्टनरशिप है। एक बार इसको नजर दौड़ाइए, चार्ट पर अपन नजर रखिए और देखिए कितना परसेंट किसकी बात हो गया। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाएं।
मत्स्य पालन की हम लोग अगर बात करते हैं तो मत्स्य पालन को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। मछुआरे के समुदाय से तो प्रत्येक जालघर को माँ या दाता मानते हैं। अब कह रहे हैं कि जो जालघर है उसे मछुआरे अपनी माँ और दाता मानते हैं। सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह सभी जलाघर मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन प्रति दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी परिवेश के बाद मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिल तय की। आज देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 60% अंतर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि देश के अंदर ही हो रहा है 65%, और 35% महासागरीय क्षेत्र से प्राप्त है। यानी कि अब हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं कि हम फिशरीज वगैरह टैंकों में, तालाब में हम मछली का उत्पादन कर रहे हैं। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है, यानी कि 1% भी नहीं है। मत्स्य उत्पादकों का प्रमुख राज्य वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। मछुआरों के परिवार का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में पर्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम का प्रवाह का अभाव, निश्चितता दर, गंभीर ऋणग्रस्त इन मछुआरों का आजकल का जानबूझ रहे हैं। इन महिलाएं मछली पकड़ने के काम नहीं करने लगी है। 60% निर्यात और 40% तारांकिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। विपणन के लिए आवश्यक पूंजी निपटाने के लिए मछुआरा समुदाय महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिता और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साख सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता का अनुभव कर रही है। ठीक, तो ये देख लीजिए कि कैसे कर रही हैं, और थोड़ा सा इसको देख लीजिए ग्रामीण परिवार कैसे मधुमक्खियां पाल रही हैं, क्या उनका पालन है, इस पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अब ये देखिए मुर्गा पालन और पशुपालन का भाग अधिक है, कैसे है, थोड़ा सा इस पार्ट पर भी अपनी नजर जो है दौड़ा लीजिए। देख लिया उद्यान विज्ञान। देखिए वानिकी जिसको बोलते हैं हम लोग, बागवानी खास करके, प्राकृतिक ने भारत की ऋतुओं और मृदा में विविधता से संपन्न किया है कि भारत में जो ऋतु है और मृदा है इसमें बड़े विविधता से संपन्न किया है। उसी आधार पर भारत में अनेक प्रकार के बागानों को उत्पाद को अपना लिया। इसमें प्रमुख फल, सब्जी, रेशेदार फल, औषधियां, सुगंधित पौधे, चाय, मसाले, कॉफी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषक उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्रों में समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3, सकल घरेलू उत्पाद का 6%, आम, केला, नारियल, काजू जैसे फसलों के अनेक मसालों के उत्पादन में तो विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोगों को, 6% क्या करता है, ये आपका जीडीपी में योगदान कर रहा है, और कृषि उत्पाद का 1/3 भाग यहीं से हमको प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आम, केले जैसे नारियल मामले क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, अग्रणीय है भारत। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम नंबर पर कौन है, भारत है। कुल मिलाकर फल सब्जी के उत्पादन का हमारा विश्व का दूसरा स्थान है। बागानों में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। यह औद्योगिक सब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुरुष वर्ण पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, ऊतक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण महिलाओं के लिए सब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। यद्यपि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देश की तुलना में उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत ही न्यूनतम है। यहाँ भी भारत की नस्लें सुधारने की तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई औद्योगिक
प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों में भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय वैकल्पिक रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। मछली पालन से पहले ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। मछली पालन के अध्यपद के संबंधित प्रदूषकों की समस्या का नियत और नियंत्रण करना आवश्यक है। मछुआरे समुदाय के कल्याण कार्यों में इस प्रकार की पुनर्रचना करनी होगी। उनके लाभ दीर्घकालिक हो सकते हैं, उनकी आजीविका का साधन बन सकेंगे। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन कर देना चाहिए। इसी और बढ़ावे के लिए बिजली शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, प्रसार, आधारिक संरचना के निवेश की आवश्यकता है। यानी कि इसमें बेसिकली आप चाहते हैं डेवलप हो, तो इसके डेवलप के लिए आपको बिजली की अच्छा आना चाहिए, फ्रीजिंग जो आपके स्टोरेज हैं, विपणन यानी कि मार्केट हो, लघु स्तर पर प्रोसेसिंग हो, इन नई नई टेक्नोलॉजी आए और इनके प्रसार के साथ इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो, तभी हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। ये कुछ इसमें बातें रखी गई हैं, कुछ इसमें मुद्दा रखा गया है जिनको गौर करना चाहिए जो इनके साथ जुड़े हैं। आइए इससे आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं और एक एक करके जो है हम लोग आपका बात भी करेंगे इस पर कि क्या है। तो एक बार थोड़ा सा गौर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, अन्य रोजगार आजीविका के विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कह रहे जब से नई नई टेक्नोलॉजी आई है, इन टेक्नोलॉजी ने भारत में इतना बड़ा व्यापक चेंज आया है, और खास करके अगर हम बात करें तो वो सेक्टर है इंफॉर्मेशन में। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का ही विकास है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, और कह रहे हैं कि इसमें एक परिवर्तन आ गया, और कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी देश में खाद्यान्न सुरक्षा और धान्य विकास में सूचना प्रौद्योगिकी में निर्णायक योगदान दे रही है। किसमें? फूड सेफ्टी में, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम खास करके आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, धान्य विकास की जो बात कर रहे हैं, उसी की बात हो रही है। सूचना और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही अखाद्य सुरक्षा की आकांक्षा वाले क्षेत्रों में समय पर रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त कर पाने में सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इसकी प्रौद्योगिकी द्वारा उदामीमान तरीकों, तकनीकी, मौसम, विभिन्न फसलों के लिए मृदाओं की दशा, उपयुक्त जानकारी प्रसार हो सकती है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक संभावना और उनके ज्ञान के संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। यानी कि हम सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी अपनी मर्जी से कर जाएगी, लेकिन हाँ, ये ज्ञान और संचार का भंडार है। अगर आप इसको देखेंगे तो उससे बहुत कुछ हमको आउटपुट मिल सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर को उत्पादन करने की महत्वता भारत के अनेक भागों में दूसरे में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग विकास के लिए हो रहा है। आप बॉक्स 6.3 को देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे गांव में चीजें चल रही हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्रामीण योजना नामक एक योजना की शुरुआत की थी। देखिए, 2014 में क्या करा था, एक योजना आई थी आदर्श ग्राम योजना।
यानी कि हर सांसद को अपने एक निर्वाचित क्षेत्र से क्या करना पड़ेगा, एक गांव को गोद लेना है और उस गांव को डेवलप करना है। ठीक, इस योजना के तहत भारत के सांसदों की एक गांव की पहचान करने की, विकसित की शुरुआत करने के लिए संसद ने 2016 तक एक मॉडल के रूप में एक गांव को विकसित कर सकते थे। 2019 तक 2 और गांव विकसित करने हैं। भारत में 25,000 से अधिक गांव को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3,000, 5,000 और पहाड़ी इलाकों में 1,000 से 3,000 आबादी हो सकती है। और सांसद खुद का अपने पति या पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए। सांसदों को एक गांव के विकास योजना की उम्मीद कर सकते हैं कि वे ग्रामीण गतिविधियों का निर्णय, प्रेरणा स्रोत, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी चीजों पर, ढांचों पर, इन सब पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर बात कर रहे थे ग्रामीण डेवलपमेंट की। अल्टीमेटली जो मेन चैलेंजिंग है गांव को विकास करने का है, गांव को डेवलप करने की थ्योरी पर ही हम लोग जो सरकार काम कर रही थी कि अल्टीमेटली गांव को कैसे डेवलप किया जाए। इस प्रकार की पूरी प्रोसेस पर सरकार अपने मतलब पूरा ध्यान फोकस कर रही है। ठीक, अब इससे आगे की बात करें तो 6 पॉइंट है धारणीय विकास और जैविक कृषि, लास्ट पॉइंट है। और आपको पता है हमने बात की थी आपका कि ऑर्गेनिक जो आपका कृषि है हम लोग उस पर अपना बढ़ावा देंगे। तो कुछ ही वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक ने हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूक का प्रसार किया है। कह रहे जो हमने बहुत सारे कीटनाशकों का और जो बड़े हमारे पेस्टिसाइड्स का जो प्रयोग किया है उसका कुछ कंटेंट हमारी फसल में जाता है, फसल से हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमको कैंसर, शुगर जैसी, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं उर्वरक और जो हम लोग आपका जो हमारे कीटनाशक हैं इन्हीं का जो हम लोग आपका प्रयोग करते हैं फसलों में, उसी का जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी में दिखने लग गया है। यानी कि अब कुछ समय से क्या हो रहा है, हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर किया जा रहा है। उसी दिशा में प्रयास है कि भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विषजनक कीटनाशकों पर आधारित है। अब जो हम ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं उसमें तो बिना कुछ खाद बीज के कुछ हो नहीं सकता। तत्व हमारी खाद्य आपूर्ति जल स्रोत पर निहित होती है, हमारे पशुधन को हानि पहुंचते हैं, साथ ही इसके कारण आपका मृदा की उर्वरता क्षीण होती जा रही है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है। अतः विकास की धारणा के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास का अनिवार्य हो सकते हैं। ऐसे ही एक प्रौद्योगिकी जैविक कृषि कहा जाता है। क्या कहा गया है? जैविक कृषि। संक्षेप में जैविक कृषि खेती करने का वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में हमारी सुरक्षा, आहार की आपूर्ति, जैविक विविधता से उत्पादित पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। यानी कि जिस तरह से हमारी खाद्य चीजें बढ़ रही हैं, फूड सिक्योरिटी चेन बढ़ रही हैं, उसी से ये सारी चीजें क्या है आपको देखने के लिए आपको मिलेंगी कि किस तरह से ये जो इनकी वृद्धि है वो आपका बढ़ती जा रही है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो जैविक कृषि के लाभों को भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे का जितना हमने पढ़ा है 1 मिनट के लिए आप इसका रिवीजन कर लीजिए, इसको देख लीजिए कैसा कृषि रहा है। ग्रामीण में कैसे महिलाएं मधुपालन में भाग दे रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो भेड़ पालन है या और जो कृषि कर रहे हैं हम लोग पशु पाल रहे हैं, कैसे ये जो हमारे जीवन में आपका वृद्धि के लिए सहायक हो रहे हैं, इन सभी के विषय में देख रहे हैं। अब देखिए गुड़ निर्माता क्षेत्र है, बहुत सारी ऐसी इस तरह की छोटी छोटी आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है जिनको हम क्या मानते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री में इनको काउंट करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे क्या है ग्रामीण रोजगार के विकास में, आजीविका में बहुत सारे चीजें क्या हुए आपका सहायक हुए हैं। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने गौर करके देखने का प्रयास किया है, जाना है कि आखिर में चीजें कहां तक हैं, क्या है। ठीक, तो सारी चीजें उत्पादक में हमने देख लिया, ऋण व्यवस्था को हमने देखने की बात की, मंडियों की उपलब्धता की हमने बात की कि कैसे मंडी उपलब्ध होंगी, क्या उनका सिद्धिकरण है, कैसे क्या चीजें हैं, इन पर हमने एक एक करके आपकी जो है बहुत अच्छे से जो है बात कर ली। ठीक, अब इसी को हम लोग पूरा देख चुके हैं।
चलिए, इतना हमने देख लिया है फिलहाल। चलिए, तो सबसे पहले इतना हम देख चुके हैं इसमें पूरा। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे जैविक कृषि के लाभ। तो सबसे पहले बच्चों जितना पढ़ा है इस पे एक बार गौर कर लीजिए। कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। हमारा राज्य आपके हिमालयी राज्य है और बहुत बड़ा पार्ट हमारा जो है आपका हिली एरिया है। तो अब मुझे कल थोड़ा सा अपने आप इसमें पढ़ के आइए, थोड़ा रिसर्च करके आइए कि क्या हमारे यहाँ जैविक कृषि के हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्या संभावना है, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और क्या हमारी जैविक कृषि कुछ अलग खास प्रकार की हो सकती है या नहीं, और हम किन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। एक बार इस विषय में थोड़ा सा गौर करके आइए, पढ़ के आइए। कल हम इसी टॉपिक पर, इस बिंदु पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।